नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा बीते दिनों पश्चिम बंगाल में हमें मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना देखने को मिली थी और उस घटना के बाद से लगातार पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर के एक जागरूकता का माहौल देखने को मिल रहा है। कोलकाता की इस घटना के तकरीबन 25 दिनों बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने अब अपनी विधानसभा में रेप को लेकर के एक नया कानून पारित किया है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ये नया कानून क्या है और इस नए कानून में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। भारत में पहले का क्या फ्रेमवर्क मौजूद है उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी खबर पर एक बार चर्चा करेंगे। फिर खबर के बाद रेप को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार जो नया कानून लेकर आ रही है उस नए कानून में आपको क्या प्रोविजन मिलेंगे उन पर बात करेंगे। सजा में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है, कौन कौन सी सजा आपको देखने को मिल सकती है, कितनी कठोर की गई है सजा, उस पर भी बात करेंगे। फिर इस विधेयक की आलोचना क्यों हो रही है कि इस आधार पर आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। और फिर अंत में भारत में और कानूनी ढांचा क्या है, संबंधित कानून क्या है, उन पर भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसको भारतीय राज्य व्यवस्था, कानून और महिलाओं से संबंधित मुद्दे इन खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि खबर यहां पर क्या आई है। तो खबर यही है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से रेप के खिलाफ एक विधेयक बिल पारित किया गया है। ये जो बिल है, इस बिल का प्राथमिक लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर राज्य में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके, एक सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जहां पर महिलाएं भी राज्य के विकास में उतना ही योगदान दे सकें, बराबर की हिस्सेदारी दे सकें और उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत ना महसूस हो। तो ये ओवरऑल एक कानून है जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार लेकर के आई है। अब इस कानून के बारे में और इंपॉर्टेंट बात करें, अगर आप कानून का जो ऑफिशियल नाम है, जो आधिकारिक नाम है, वो है अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024। तो ये आपका विधेयक हुआ और इस विधेयक के माध्यम से पश्चिम बंगाल की सरकार भारतीय न्याय संहिता की जो प्रासंगिक धाराएं हैं उनमें बदलाव करना चाहती है। कहां पर बदलाव किया जा रहा है, क्या बदलाव किया जा रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जब आप इस विधेयक को पढ़ेंगे तो विधेयक में आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं। इसमें पहला घटक है आपका सजा में बढ़ोतरी। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग तरह की जो सजा दी गई है उस सजा के प्रावधान में अपने स्तर पर और ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो सजा में बढ़ोतरी इसका पहला प्रोविजन है। फिर दूसरा, यहाँ पर शीघ्र जांच की भी बात की गई है, यानी कि किसी भी मामले की जल्दी जांच की बात की गई है। यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि पुलिस प्रशासन के लिए अनिवार्य है कि वो किसी भी मामले की जांच 21 दिनों में पूरी करे। तो 21 दिनों में जांच को पूरा करने की बात यहाँ पर है। फिर यहाँ पर बात आती है त्वरित न्याय की। तो जब 21 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी तो कोर्ट से ये उम्मीद की जाएगी कि कोर्ट वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करे, इस पूरे मामले पर अपना डिसीजन दे और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको पश्चिम बंगाल के कानून में देखने को मिल जाएंगे। तो हमने इन कानूनों पर बात कर ली है, जो नए आपके कानून आए हैं उन कानूनों को देख लिया है। अब यहाँ पर सजा में क्या बढ़ोतरी की गई है उसको एक बार अगर देख लिया जाए तो ये आपके प्रोविजन हैं जो कि आपको भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलेंगे, रेप से जुड़े हुए प्रोविजन। आप चाहें तो इन प्रोविजंस को भी याद रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इनको आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको रेप से जुड़े जो आपके प्रोविजन है उनमें सजा क्या दी गई है, वो सजा है भारतीय न्याय संहिता की। और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये वो सजा है जो कि आपका पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से प्रस्तावित किया गया, जो कठोर सजा बनाई गई है यहां पर आपको वो मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेप के बारे में। तो सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 जो है वो आपका रेप से जुड़ा हुआ है भारतीय न्याय संहिता का। और अगर आप भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे तो इसके लिए आपका 10 साल का कठोर कारावास और जिसे आजीवन बढ़ाया जा सकता है, ये प्रोविजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको आजीवन कठोर कारावास तक बढ़ा दिया है और वहां पर कैपिटल पनिशमेंट की भी बात की है, वहां पर मृत्युदंड की भी बात की गई है। तो सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 जो है वो रेप से जुड़ा हुआ है। फिर है आपका सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 जो कि रेप बाय पुलिस और रेप बाय पब्लिक ऑफिशियल्स से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी आपका 10 साल तक की कठोर सजा की बात की गई है जिसको लाइफ टाइम तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें फाइन की भी बात की गई है।
लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे बढ़ा करके रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कर दिया है, यानी कि कठोर कारावास कर दिया है। लाइफ के लिए पूरा जीवन आपको कठोर कारावास गुजारना पड़ेगा और आपको यहां पर कैपिटल पनिशमेंट की बात भी दिखाई दी है। तो सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 हो गया, सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 हो गया। फिर है आपका एक सेक्शन 66 यानी कि धारा 66। तो धारा 66 जो है वो बेसिकली आपका ऐसे रेप के केसेस से जुड़ी हुई है जहां पर आपको या तो डेथ देखने को मिलती है या फिर जो पीड़िता है वो आपका परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है। अब वेजिटेटिव स्टेट का क्या मतलब है? तो वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ऐसी सिचुएशन से है जहां पर जो पीड़िता है वो जीवित तो है लेकिन कॉन्शियस नहीं है, वो अपने आसपास की जो चीजें हैं उन चीजों के प्रति संवेद नहीं, उन चीजों के प्रति रिएक्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कोमा जैसी सिचुएशन होती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 66 से डील किया जाता है और भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए 20 साल के कठोर कारावास जिसको लाइफ तक बढ़ाया जा सकता है और डेथ की बात यहां पर की गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां पर बदलाव किया है और यहां पर 20 साल की कारावास की सजा को हटा करके केवल डेथ की सजा को रखा गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 66 लागू होता है तो पश्चिम बंगाल में उसको जो सजा मिल सकती है वो केवल एक ही सजा है और वो सजा है कैपिटल पनिशमेंट। तो सेक्शन 66 को भी हमने देखा। फिर आपका एक सेक्शन है सेक्शन 70 सब क्लॉज 1। तो धारा 70 उपधारा 1 जो है वो गैंगरेप से जुड़ी हुई है और भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए 20 साल के कठोर कारावास और फाइन की बात यहां पर की गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने इसे लाइफ टाइम रिगरस इंप्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास और डेथ की सजा से जो है चेंज कर दिया है। इसके अलावा सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 जो है वो रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है, यानी कि जो एक बार सजा काटने के बावजूद दोबारा क्राइम करते हैं, खासतौर पर रेप से जुड़ा हुआ क्राइम, तो उनके लिए भारतीय न्याय संहिता में लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ की बात की गई है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल सरकार के देखेंगे तो वहां पर रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ का प्रोविजन उन्होंने किया है। तो ये ओवरऑल 4-5 प्रोविजन है जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से बदले गए हैं। अगर आप ये याद नहीं रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है जो कि आप याद रख सकते हैं और एग्जाम में इनको लिख सकते हैं। तो सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 रेप से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 रेप बाय पुलिस और पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 66 रेप दैट कॉजेज डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, सेक्शन 70 सब क्लॉज 1 गैंग रेप और सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 रिपीट ऑफेंडर्स। तो ये ओवरऑल यहाँ पर क्या सजा में बदलाव किया गया है वो हमने देखा। अब इस पूरे कानून की आलोचना क्यों हो रही है, कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बेसिकली भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा सख्त कानून मौजूद हैं। अगर आप कई क्राइम्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारतीय न्याय संहिता में भी कई क्राइम्स में कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है। तो यहां से स्पष्ट तौर पर ये निकल करके आता है कि भारत में सख्त कानून की कमी जो है वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि कानून का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन ना हो पाना वो एक बड़ी समस्या है। तो कानून को लागू तो किया गया है लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और इसी इंप्लीमेंटेशन के अभाव में आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार केवल यहां पर विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रही है, केवल अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार केवल कानून लेकर आ रही है, केवल उन्हीं कानून को थोड़ा सा नया रूप दिया जा रहा है, जबकि इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हम उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करें, उन कानूनों को धरातल पर लागू करने की कोशिश करें। वो एक बड़ी जो है बड़ा उपाय हो सकता है, ना कि ये उपाय होगा कि कानून में सजा को और बढ़ा दे। सजा तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, उसको सही ढंग से लागू करने की जरूरत है भी। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा यह है कि यहां पर हमने देखा कि पुलिस के लिए जो आपका जो जांच करने का समय है वो 21 दिन तय कर दिया गया है। अब अगर आप जो है जांच करने का समय तय कर देंगे कि इतने समय में जांच करनी है, ये एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष ये सामने आता है कि पुलिस अधिकारियों पर कई बार दबाव आ जाता है और इस दबाव की वजह से ये हो सकता है कि पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति को अपराध में शामिल कर लें जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं था। तो अक्सर जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय में आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक और विचार आता है जिसमें कहा जाता है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। यानी कि अगर आप जो है बहुत जल्दी न्याय देने की कोशिश करते हैं तो उसका एक नकारात्मक पक्ष ये रहता है कि कई बार न्याय नहीं मिल पाता, कई बार उस व्यक्ति को सजा मिल जाती है जो कि अपराधी नहीं था और वो व्यक्ति छूट जाता है जो कि अपराधी था।
तो जांच करने का समय जो है उसमें हमें एक रैशनल तरीका अपनाना चाहिए, उसमें हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर दूसरा क्रिटिसिज्म हुआ। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि बेसिकली पश्चिम बंगाल की सरकार त्वरित न्याय प्रदान करने की बात कर रही है, लेकिन जब आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही बहुत सारे मामले जो हैं, यौन अपराध के मामले हैं, रेप के मामले हैं, वो कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को हमने इससे पहले भी बात की थी कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 में जो FTSC के लिए स्कीम शुरू की गई थी, यानी कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए जो आपका जो स्कीम शुरू की थी केंद्र सरकार ने 2019 में, उस स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार को कहा गया था कि आप 123 कोर्ट्स का गठन करें, जिन कोर्ट्स का यही काम होगा कि वो सेक्सुअल जो ऑफेंसेस होते हैं उनके मामलों की सुनवाई करेगी। फिर ये भी कहा गया कि आप पॉक्सो के लिए भी अलग से कोर्ट बनाए, टोटल 123 कोर्ट बनाने की बात की गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक कोर्ट का भी गठन अभी तक नहीं किया है। तो जब सरकार केवल कानून बनाने का ही काम कर रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम तो किया ही नहीं जा रहा, तो यहां पर चेंज कैसे आएगा? ये एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने इस विधेयक की आलोचना की बात की। अब अंत में हम इस विधेयक से जुड़े या फिर भारत में रेप से जुड़े कुछ दूसरे प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रावधान है, एक कानून आया था 2013 में जिसका नाम था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। तो ये जो कानून था, इसमें जो रेप की न्यूनतम सजा थी उसको 7 साल से बढ़ा करके 10 साल किया गया था, और जिन मामलों में रेप पीड़िता की मृत्यु हो जाती थी उनमें बेसिकली जो आपका सजा थी उसको 20 साल कर दिया गया था। तो ये 2013 का कानून था। अब तो इसमें जो है दूसरे प्रोविजन आ गए हैं। एक 2012 में पॉक्सो कानून आया था, और ये जो पॉक्सो कानून था इसके माध्यम से बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने की कोशिश की गई थी, यानी कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने की कोशिश की गई थी। इस कानून में प्रोविजन ये था कि बेसिकली पॉक्सो अधिनियम ने सहमति की उम्र जो थी उसको 18 वर्ष कर दिया था। कंसेंट की जो एज थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि इससे पहले अगर आप देखते हैं 2012 से पहले तो कंसेंट की जो एज हुआ करती थी वो 16 वर्ष हुआ करती थी, और 18 वर्ष से पॉक्सो के माध्यम से इसको 18 वर्ष किया गया, और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को पूरी तरह से अपराध घोषित कर दिया गया, चाहे वो कंसेंट के आधार पर हो चाहे वो नॉन कंसेंशुअल हो, सभी को यहां पर अपराध बना दिया गया। एक 2015 का कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, और अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो पुणे में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में यह कानून बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। इस कानून का नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। ये जो कानून है बेसिकली आपका ये कहता है कि 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों पर वयस्क के तौर पर, अडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी केवल तब जब उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया हो जो कि बहुत ज्यादा जघन्य अपराध है, बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। तो ये प्रोविजन आपको 2015 के इस कानून में देखने को मिल जाता है। चलिए, ये यहाँ पर हमने कुछ संबंधित कानूनों की बात कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो आपको समझ में आएंगे, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि सरकार हमें किसी चीज, जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो हमें उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है एग्जाम के लिहाज से, उसके अच्छे पहलुओं को भी देखना है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो कानून लाई है उसका एक अच्छा पक्ष भी है कि वो सरकार एक जो है कोशिश कर रही है एक नया इकोसिस्टम बनाने की, वो उसका अच्छा पक्ष हो सकता है। लेकिन उसी पूरे कानून में एक नकारात्मक पक्ष भी है, कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हमें अच्छे पॉइंट्स को भी देखना है और हमें नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखना है, दोनों को मिलाकर के हमें किसी चीज का एनालिसिस करना है। चलिए, अब अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिग बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति इनमें से किस कानून के तहत दी गई है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, और ऑप्शन डी है किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने परिवारजनों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।